हमारे साथ देखिए शिव कुमार पांडे जी हैं, यहाँ के साहित्यकार हैं, मूर्धन्य व्यक्ति में, वरिष्ठ नागरिक में हैं। उनकी एक सोच है, एक विचार है, परिवर्तनशील जो परिस्थितियां होती है वो कैसे होती है और कैसे बदलाव होता है, हम उनसे बात करेंगे। एक बार जो बस गया, बस और तर ऐसा बोलते हैं हम, बस तर यहाँ बस के तर गया। बहुत सुंदर शब्द विन्यास, ऐसा हमने कभी न सुना न कभी पढ़ा। बस और तर, यहाँ जो बस गया वो तर गया ये है। ये अद्भुत सोच किसी सामान्य आदमी को नहीं आएगी। अब आप इनके स्तर को समझ सकते हैं, इनके ज्ञान के स्तर और इनके सोच के स्तर को। और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। किस किस विषय पे आपने किताब लिखी? नहीं, मैंने जितनी भी किताबें लिखी हैं सब जनजातीय समुदाय के विषय में लिखी है, बस्तर के विषय में लिखी है, बस्तर से संबंधित ही लिखी है। यहाँ एक चेंद्रू मंडावी करके शख्सियत थी जो स्वीडन के हीरो के रूप में विख्यात है। वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है गांव का, उसका नाम है गढ़बिंगा। वो चेंद्रू मंडावी, वो स्वीडन का हीरो जो पंडीराम का गांव है। हाँ, पंडीराम का गांव है। पद्मश्री अभी जिसको मिला है जी, उसका गांव है वो। उसके ऊपर लिखा है मैंने अबूझमाड़ के विषय में लिखा है, मैंने मुरिया जनजाति के विषय में लिखा है, मैंने हल्बा जनजाति के विषय में लिखा है, मैंने समग्र बस्तर करके किताब लिखी है जो पूरे बस्तर के राजनीतिक इतिहास को समेटा है। मैंने वो समग्र बस्तर पढ़ा है और मेरे ख्याल से जो बस्तर को शुरुआती रूप से जानना चाहते हैं और समग्र रूप से जानना चाहते हैं वो किताब जरूर पढ़ते होंगे। नहीं पढ़े हों तो आप पढ़िएगा। हाँ, मैं बिल्कुल आपके उससे सहमत हूँ। मेरा ऐसा भी दावा है, आज मैं ये दावा करता हूँ कि आने वाले समय में बस्तर का हल्बा समाज, बस्तर का मुरिया समाज के बच्चे मेरी किताब पढ़ के अपनी संस्कृति को जानेंगे। क्या बात है! देखिए, ये किताब की संस्कृत किताब ही तो थे जो हम जिससे पढ़ते थे जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, गूगल भी नहीं था। अब तो गूगल में नहीं मिल, लेकिन अभी भी किताबों में मिलेगी। जो जड़ है ना, जो मूल भावना है वो किताबों में मिलेगी। तो आप लोग भी किताब जरूर, बस्तर को जानना चाहते हैं तो किताब पढ़िए और जरूर नाम, लेखक का नाम सर्च करेंगे, शिव कुमार पांडे नारायण, तो आपको जरूर वो किताब मिलेंगे। मैं एक बात और पूछना चाह रहा था कि आपने जनजाति पे काम किया, अब जो नक्सलवाद जाने की कगार पर है ऐसा दावा किया जा रहा है, तो वाकई में जा रहा है और उससे क्या बदल जाएगा? देखिए, जा रहा है, ये जा रहा है 2 साल से इन लोग कर रहे हैं। ये शासन 2 साल से चिल्ला रही है, मगर नारायणपुर क्षेत्र में लगभग और 2 साल पहले से ही शांति कायम हो रही थी। लोग उतने अंदर में नहीं जा पा रहे थे जहाँ नक्सलाइट थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नक्सलाइट तो थे, अभी भी हैं। ये जो इन लोग भर्ती क्या ये सिलेंडर कर रहे हैं या ये मार रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, इतना तो नक्सलाइट अभी 2 साल पहले तक नहीं थे। हाँ, हमारे क्षेत्र में पता नहीं क्यों नक्सलाइट नारायणपुर के नाम से सिलेंडर कर रहे हैं और नारायणपुर के नाम से मर रहे हैं। जी, कोई विशेष लाभ होगा ऐसा मेरे को अनुमान नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो रोड बन रहे हैं ना, ये सरकार यहाँ से केवल आयरन निकालने के लिए, आयरन लोह अयस्क निकालने के लिए ही ये रोड बना रही है और ये शांति का ढोंग कर रही है। ये नक्सलाइट खत्म करने का उद्देश्य नहीं है। तो स्थानीय एक चिंतक होने के नाते हम नारायणपुर में श्री शिव कुमार पांडे जी से बात करने आए हैं और उनसे हम कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। हमारी यात्रा सांस्कृतिक है, लेकिन संस्कृति और सभ्यता और विकास आज के जीवन में एक ही पहिए में चलती हुई गाड़ी की तरह है, जो आपस में विरोधाभास है, लेकिन विकास तो होगा।
किस तरीके से करना है ये सरकार को तय करना है, लेकिन स्थानीय लोगों की भागीदारी क्या हो सकती है, हम वही बात कर रहे हैं शिव कुमार पांडे जी से यहाँ नारायणपुर में। तो लोग अभी आशंकित हैं कि ये विकास कैसा आएगा और हमारी संस्कृति का क्या होगा। नहीं, लोग उत्साहित हैं, लोग सोच रहे हैं कि चलो शांति होगी तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, है ना। यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोग दूसरे तरीके से ले रहे हैं, और बाकी गांव का आदमी तो निर्लिप्त है। वो उनकी संस्कृति, उनको लगता नहीं कि कोई खतरा रहेगा ऐसे विकास से। नहीं रहेगा। क्यों, देखिए मैं आपको पहनावा, ओढ़ावा, पहनावा, ओढ़ना, खान पान, इसको यदि आप थोड़ा देर भूल जाएं कि इसमें एक परिवर्तन आएगा, वो ऐसे पहनावा ओढ़ावा में परिवर्तन आएगा। वो हमको देखेंगे कि हम फुल पैंट पहन रहे हैं तो वो उनको भी लगेगा कि नहीं हमको भी पहनना चाहिए, या कब तक लंगोटी पहनेंगे। तो इस तरीके से इसमें तो परिवर्तन आएगा, मगर उनके जो कस्टम है, उनकी जो प्रथा है, उनकी जो मिथक है, उनके जो भी परंपराएं हैं उनमें नहीं आएगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं मुरिया समाज के विषय में लिख रहा था, तो शांति, मैं जब शादी के विषय में लिख रहा था तो मैं एक दो से नहीं पूछता था, मैं 4-5 लोगों से ही पूछता था कि शादी का आप बता दो। तो मैंने सोचा यार आम लड़के से भी पूछा जाए जो मतलब 20-21 साल का हो, जिसको अभी समाज में उतना कोई महत्व नहीं मिलता है, क्योंकि समाज में जो भी बुजुर्ग ही तय करते हैं, जो भी तय करते हैं। तो मैं बोला एक लड़का क्या सोचता है अपने कस्टम के विषय में या अपने संस्कृति के विषय में। तो मैंने शादी के विषय में उससे बात किया तो उसने वैसा ही बताया जैसा एक बुजुर्ग आदमी बताया था मेरे को, यानी कोई उसमें अंतर नहीं था। नस नस में हाँ बाय ब्लड भरा हुआ है। हाँ, तो इसलिए उनके संस्कृति को कोई खतरा नहीं है। हाँ, पहनावा ओढ़ावा, खान पान, रहन सहन, ये सब में परिवर्तन आएंगे, मगर आप देखेंगे कि उनके उसमें परंपरा और उसमें संस्कृति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैं आपको बढ़िया उदाहरण बता रहा हूँ। कितने साल हो गए हम बमलेश्वरी माता जी, बमलेश्वरी माता जी, बमलेश्वरी। इस समय बमलेश्वरी माता जी के साथ क्या हुआ बताइए। ये अभी जो आदिवासी जा रहे हैं, हाँ, पंचमी के दिन वो सब चढ़ गए आदिवासी जी। क्या है, वो क्षेत्र की कुल देवी है। क्षेत्र की कुल देवी का उत्सव जब मना रहे हैं तो बस वहाँ उस क्षेत्र के देवधामी अपने देवी से मिलने के लिए, अपनी क्षेत्र की कुल देवी से मिलने के लिए, आराध्य देवी से मिलने के लिए सबके सब ऊपर चले गए। सब लोगों ने उन जो भी नियम थे उसका तार कर दिया और वो हुआ। तो इस तरीके से वो कस्टम तो कभी न कभी उभर के सामने आएगा ही नहीं कि आप कैसा सोच रहे हैं, कैसा ये परिवर्तन हो रहा है। देखिए पहले क्या होता था कि शादी ब्याह मरनी जीनी ये जो भी हैं ये लंबा चलते थे, 8-8 दिन 10-10 दिन चलते थे। उसके बाद उसको 3 दिन कर दिया गया। आज हमारे समाज, ये यहाँ का दो तरीके के यहाँ के समाज हैं, आप इसको समझिए। आदिवासी समाज और एक मूल समाज जो आदिवासियों के साथ वर्षों से, कई सदियों से रह रहा है। तो कौन है वो लोग? ये कलार, मरार, कुम्हार, अंधकुरी, गांडा, घड़वा, धोबी, नाई, ये कोष्टा, ये सब लोग कई वर्षों से, कई हजार वर्षों से इनके साथ रह रहे हैं। तो इन लोगों को हम लोग मूल मान लेते हैं, मूल निवासी हैं यहाँ के, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो उन लोगों ने अभी क्या हुआ, जो 10-10 दिन करते थे मृत्यु कर्म, उसको उन्होंने 3 दिन कर दिया जी। हाँ, तो इसी तरीके से आदिवासी समाज का भी पहले से 3 दिन से चल रहा है। इन्होंने
बहुत ये लिंगो देवता के यात्रा को हर 12 साल में करते थे, अब उसको 3 साल में करने लगे हैं कि 12 साल में कौन जिंदा रहता है कौन नहीं रहता है। इस तरीके की सोच आ गई है लोगों में कि नहीं, जो भी हमको पूजा पाठ करना है वो जल्दी करना है और अच्छे से करना है, इस तरीके से सोच। लेकिन भूलेंगे नहीं। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि समय के साथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आएगा, अवधि में आएगा, पहनावे में आएगा, लेकिन आदरणीय पांडे जी, अगर संपदा और संस्कृति से जुड़ा हुआ कस्टम है और ये दोनों चीजें छिनती हुई दिख रही, तो डरा नहीं है यहाँ का आदिवासी? मैं ना, आपको ताज्जुब होगा कि आमदई घाट में एक पूरी समिति है, जितने गैर आदिवासियों के ट्रक हैं उससे ज्यादा आदिवासियों के ट्रक हैं। हमारे लोगों को उसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, ये हमारा। तो जैसे हम बस्तर को जानते हैं, ये माड़ क्षेत्र को, इस नारायणपुर को जानते हैं हम स्पेशली माड़ क्षेत्र के रूप में, और वो माड़ तो अक्षुण्ण सभ्यता है। उस अक्षुण्ण सभ्यता को नक्सली के जाने के बाद जो विचारशील लोगों को डर है, या जो डर दिखाया जा रहा है कि आपकी सभ्यता चली जाएगी, संस्कृति चली जाएगी, जाति चली जाएगी, वो क्षेत्र लूट जाएगा, ये ऐसा है क्या? अब मेरा ये मानना है कि इनकी सभ्यता और इनकी संस्कृति नहीं जाएगी। देखिए, नक्सलाइट आने से भी इनको थोड़ा सा हानि तो हुआ था, इनके सब उसको, इनका गोटुल बंद हो गया था। गोटुल बंद होने का मेन कारण नक्सलाइट है। वो बाद में क्या हुआ कि बच्चे या तो नक्सलाइट के साथ चले जाते थे या पुलिस के साथ चले जाते थे, तो आदिवासी समाज को तो दोनों से ही हानि हुई ना। नक्सलाइट के साथ भी गए तो वो जो कस्टम वो जो करते थे गांव में वो नहीं कर पा रहे हैं, या वो उसको नहीं देख पा रहे हैं, उनके बाप दादा जो कर रहे हैं उसको नहीं देख पा रहे हैं। ये क्या होता था कि इनमें कोई लिखित संविधान तो है नहीं कि इनको ऐसा करना है, ये अपने सामने वाली पीढ़ी से देख के ही ये सब काम करते थे, जो भी अपना कष्ट। और वो देखने का सीखने का सिस्टम इस नक्सल गतिविधियों से या इस विचार से भंग हो चुका था। एक पुलिस में चला गया, एक जवान पुलिस में चला गया, उनका एक जवान उनका नक्सलाइट में चला गया, दोनों एक दूसरे को मारने लग गए। तो इनको तो हानि हुई ना, पूरे समाज को जितनी हानि हुई है वो इनके संसाधन को पूरा लूट के भी ले जाए तो उतनी हानि नहीं होगी जितनी हानि इनके नक्सलाइट के आने से हुई है इन लोगों को। लेकिन जाने से क्या वो लौट पाएगा? समय बहुत बदल चुका है, पानी बहुत बह चुका है, बहुत बह चुका है, नहीं लौट पाएगा। वो बच्चे वो हो गए, मतलब मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जो इनके साथ जो बच्चे थे पुलिस के साथ, वो तो रंग रूट हो गए, वो पुलिस हो गए। और इसमें कौन कौन से आदिवासी थे? मुरिया माड़िया कौन कौन थे? नहीं, मुरिया माड़िया में अंतर मत करिए आप। मुरिया और माड़िया दोनों एक ही हैं। इसमें क्षेत्रीयता का अंतर है। जैसे मैदानी क्षेत्र में जो है वो मुरिया है ना, जैसे नारायणपुर जिले के मैदानी क्षेत्र में जो है मुरिया है। कोंडागांव के मैदानी क्षेत्र, कोंडागांव को भी मैदानी क्षेत्र मानते हैं, यहाँ भी मुरिया है। नारायणपुर और कोंडागांव में मुरिया बहुसंख्यक हैं, यही लोग हैं। और जो माड़ में रहता, माड़ का मतलब होता है पहाड़, जो पहाड़ में रहता है वो पहाड़ी माड़िया, जिसको पहाड़ी बोल दिए तो ये क्या। और वो सदा से अबूझ रहा है, इसलिए अबूझ माड़िया हो गया। नहीं, अबूझ का मतलब होता है गंवार। गोंडी में देखिए है ना, अबूझ का मतलब ये जिसे बूझा ना गया हो, ऐसा। अरे एक चीज को तुम हिंदी में निकाल रहे हो और दूसरे को बोल देते हो गोंडी में। ये जो है बहुत सारे विचारशील लोगों का, और जो सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा आपको। एक नया रहस्य उद्घाटन किया है आदरणीय पांडे जी ने। जी क्या है? क्या होता है कि यहाँ सभ्य समाज जो है, अबूझ माड़िया का मतलब ये लगा लेता है, दो शब्द बना है, अबूझ और माड़ या माड़िया है ना। अबूझ माड़िया का अर्थ लगाते हैं, पहला अबूझ का अर्थ लगाते हैं हिंदी में,
कि जिसको बूझा ना गया हो। और माड़िया का मतलब होता है, माड़ का मतलब पहाड़ और माड़िया का मतलब पहाड़ी। जिसे बूझा ना गया ऐसे पहाड़, ये अर्थ या क्षेत्र, हाँ क्षेत्र ऐसा मान लिया जाता है। मगर एक का हिंदी में और एक का आप गोंडी में अर्थ निकालेंगे तो गलत हो जाएगा ना। यानी दोनों का या तो हिंदी में निकालिए, तो हिंदी में माड़ का कोई शब्द, माड़ शब्द का कोई अर्थ नहीं है। और अबूझ का तो गोंडी में भी अबूझ का अर्थ है। अबूझ का मतलब होता है गंवार, और माड़ का मतलब होता है पहाड़, यानी पहाड़ में रहने वाला गंवार। ये लेकिन ये इससे एक और, इस शब्द विन्यास से एक और नया विवाद हो सकता है। गंवार हमारे शहरी क्षेत्र में गंवार बिल्कुल एक बेवकूफ को बोला जाता है, बेवकूफ। हाँ, मतलब एक तो ठीक है ना सर, मैं बता रहा हूँ ना, मैं वो बता रहा हूँ, ये शब्द जो है ये उनके समधियों ने कहा, उनके जो मजाक रिश्ता में आने वाले लोगों ने ये कहा। क्या होता था कि वो व्यक्ति 2 साल 3 साल में जब वो अपने सगा संबंधियों से मिलने आता था तो वो किसी भी चीज को में हटकता था, कुछ भी चीज में थोड़ा सा उसमें हेजिटेशन होता था। हाँ, तो वो ये कहता था कि नहीं, हे सज्जे गंवार, सज्जे अबूझा, सज्जे अबूझा, सज्जे अबूझा, यानी सीधा गंवार हो, सीधा गंवार हो, वो बोलता था। तो वही चीज बाद में शब्द इनका, हाँ, संयुक्त शब्द बन इनका गया, जाति सूचक शब्द बन गया था। देखिए मैं बताता हूँ, 40 में 30 में जनगणना हुई, वो जातिगत जनगणना थी 30 में। उस समय जितने भी लोग हैं सब लोगों ने अपने आप को मुरिया कहा। पूरे बस्तर में जितने भी आदिवासी थे सब ने अपने आप को मुरिया कहा। मुरिया का मतलब होता है, मुरिया का मतलब होता है मूर, मूर से मुरिया बना, मूल, मूल से मूलिया। तो उनके जाति सूचक शब्द मुरिया ही है, मुरिया, और सब लोगों ने माना मुरिया। मगर 1940 में जब जाति जनगणना हुई तो सब बिखरा हुआ था। मुरिया अलग हो गए, धुरवा अलग हो गए, परजा अलग हो गए, दोरला अलग हो गए, राजगोंड अलग हो गए, भतरा अलग हो गए। इस टाइप ये अपने आप को फिर या तो हमने बांटा या फिर खुद ने बांट लिया। 40 में ही ये आपको माड़िया मिलेंगे, मुरिया, माड़िया, मुरिया, डंडा में माड़िया, धुरवा, परजा, ये राजगोंड, ये सब 40 हलवा अलग उनसे हुए, हलवा अलग हुए नहीं, हलवा तो पहले से ही अलग थे, पहले से। हाँ। अच्छा, घोटुल क्या है? बहुत गलत परिभाषित किया गया था, ऐसा आरोप लगता है। भ्रांतियां तो बहुत परोसी गई थी गोटुल के संदर्भ में। वो क्या है कि 40 के दशक में वो लिखा गया था वेरियर एल्विन द्वारा, मुरिया एंड देयर घोटुल, ऐसा करके उनका जो था वो 40 उसी से परसेप्शन बना लिया गया। हाँ, वहाँ क्या बहुत से गंदी चीजें लिखी हुई हैं उसमें, जैसे वो गोदना के विषय में कि उनके शरीर में जितना गोदना है उतना पुरुषों से लड़कियों का संबंध रहता है, ऐसा वैसा, ये सब भ्रांतियाँ थी। ये बताया गया कि नहीं, घोटुल में लड़के लड़की अपनी जोड़ी तलाशने के लिए जाते हैं, ये है वो है, वहाँ भी विचार होता है ये। तो असल में घोटुल है क्या, था क्या? घोटुल एक तरीके से उनकी सांस्कृतिक पाठशाला थी। मैं आपको बढ़िया चीज बता रहा हूँ, ये जब बंजारा जीवन जी रहे थे, ये मानव सभ्यता के हर काल में थे, है ना। इन्होंने आग जलाना भी पत्थर रगड़ के सीखा, इन लोगों ने भी सीखा, आदिवासियों ने भी सीखा। तो उस समय इन्होंने जब बंजारा जीवन जी रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक जो कौम है, एक
व्यक्ति है जो अपने बच्चों को एक आश्रम बना के पढ़ना लिखना, शस्त्र चलाना, ये सब सिखा रहा है। तो इनके जो पूर्वजों ने सोचा कि क्यों ना हम भी अपने बच्चों को इसी तरीके से एक जगह रख के हमारे नाच गाना जो जी। भी है। ऋषि मुनियों का स्थान था, तो वहाँ भी वही आश्रम व्यवस्था थी, तो उससे कुछ सीखने की कोशिश थी? नहीं, उनसे नहीं सीखे वो, तो उनको देखे। देखने के बाद उन्होंने विचार किया कि हम अपनी संस्कृति, हम अपना जो नाचना गाना ये वो क्यों ना इसी तरीके से सिखाएं बच्चों को। तो उन्होंने देखा कि वो आश्रम में रहते थे एक साथ, वो सब बच्चे एक साथ रहते थे ये वो, मगर उन्होंने देखा उनमें लड़कियां नहीं थी। तो इन्होंने कहा लड़कियां फिर कैसे करेंगे, वो कैसे सुसंस्कृत होंगी। तो उन्होंने लड़कियों के लिए भी विचार किया और दोनों को एक साथ शिक्षा देने के उद्देश्य से, सांस्कृतिक शिक्षा देने के उद्देश्य से उन्होंने गोकुल की स्थापना की। और देखे कि ये जो हमारे बच्चे हैं वो 5 साल की उम्र में आर्थिक इकाई हो जाते हैं, कमाने वाला सदस्य बन जाता है। हाँ, कमाने वाला सदस्य बन जाता है। तो वो जो है हम क्यों ना बने, हम कैसे करें। तो उन्होंने फिर रात्रिकालीन संस्था इसको बनाया। गोतुल, गो से गोत्र और तुल से एकत्रित होना, एक गोत्र के लोगों का एक जगह एकत्रित होने को गोतुल कहा। अद्भुत चीज ये आपने कभी नहीं सुना होगा, ना मैंने कभी पढ़ा, लेकिन क्योंकि ये लेखक हैं और जानकार हैं, तो इस बात को हमें यकीन करना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा। नहीं, मान्यता तो यही है, मान्यता है। गोटुल तो नारायणपुर क्षेत्र में ही, गोटुल नारायणपुर और कोंडागांव क्षेत्र का, क्योंकि ये मुरिया जाति जनजाति में रहती है ना। कोंडागांव अंतागढ़ का थोड़ा सा एरिया। गोटुल यहीं के लोग इसको परिभाषित किए हैं, उन्होंने ही बताया है गोत्र और टुल। ये कब से शुरू हुआ होगा? क्या गोटुल? जी नहीं, गोटुल तो सबसे प्राचीन संस्था है मुरिया समाज के यहाँ, सबसे प्राचीन संस्था। जब से ये एक जगह पहले बंजारा जीवन जीते जीते जब उगता गया और एक जगह जब इन्होंने इकट्ठा होने की भावना, सामाजिकता का विकास हुआ, तब ये गोटुल का प्रादुर्भाव हुआ है। तो अब एक तरीके से बदल रहा है बस्तर, बदलता बस्तर है। उसमें बस्तर में अगर पर्यटन भी बढ़ता है तो क्या उसके कुछ नियम तय होने चाहिए, पहला सवाल। और साथ में दूसरा, क्या किसी विशेष अनुसूची, 6वीं अनुसूची के बाद भी कोई 7वीं अनुसूची बनाकर क्या इस पूरे बस्तर को, 5 जिलों को, 7 जिलों को क्या अलग से कुछ किया जा सकता है, ताकि संस्कृति, सभ्यता और संपदा सबके रास्ते अलग अलग रहें और सुरक्षित रहें? नहीं किया जा सकता, इसको जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। इसमें ये कुछ भी फेरबदल करेंगे ना तो वो सब चीज़ नहीं पाया जा सकता जैसा पहले पुराना। ये खुद ब खुद आदिवासी समाज संगठित होगा और अपने आप को पुरातन जो उनके जीवन शैली है उसमें वो खुद भी ले जाएगा। उसको यदि हम जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि आदिवासी की आज से नहीं, कलिंग के जमाने से वो स्वतंत्र ही रहा है। कलिंग, ऐसा बोलते हैं, अशोक और कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसमें बस्तर के लोग भी गए थे भाग लेने के लिए, आदिवासी समाज उस समय से स्वतंत्र रहे। तो पर्यटन और विकास के नाम पे अगर स्वतंत्रता खत्म हो रही हो तो कैसे सरवाइव करेगा यहाँ का आदिवासी और यहाँ का मुरिया? पर्यटन कहाँ है, क्या पर्यटन? अगर बढ़ने को सोच रही है सरकार कि उनकी संस्कृति को जाने, तो क्या मॉडल बना के ही सीमित हो जाएगा? मॉडल ही बना के सीमित होगा। वो जो वो प्रासंगिकता नहीं रहेगी ना। अंदर तक विकास जाएगा तो क्या उनकी संस्कृति भंग होगी?
विकास में आप क्या समझते हैं? विकास में जैसे एक गांव है, सड़क, स्कूल, पानी, बस वही होगा। उससे उनकी संस्कृति को बिजली, हाँ बिजली पानी, इससे उनकी संस्कृति को कोई वो नहीं हुआ। सड़क हो गया, ये हो गया, बल्कि वो तो खुश होंगे उससे। क्या होता था कि पहले उनके लोग यहाँ के मेले के लिए 8-8 दिन लगता था उनको आने के लिए, अब 1 घंटा 2 घंटा लगता है, तो वो तो खुश होंगे कि हमारा। और जल जंगल जमीन अगर उसका दोहन करेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ तो होगा। दोहन करेंगे तो अब इन लोग क्या सोचते हैं? देखिए अभी कहाँ एक जगह छुई खदान में सीमेंट फैक्ट्री हसदेव में भी हुआ, हसदेव में हुआ। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये आमदई घाटी के लिए भी आए थे लोग, मगर वो नहीं आ पाए, नहीं तो ठीक था उनका आंदोलन इस विषय में। तो हमने एक मुलाकात की, छोटी सी करते करते बड़ी हो गई, लेकिन बहुत चीज़ें हमारे आंखों के जाले साफ हुए। आप लोग भी कुछ नई दृष्टि से सोचेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा से चलता रहा है, और इसीलिए 9 संघर्ष बस्तर में हुए। 9 नहीं 13 संघर्ष हुए, खूनी संघर्ष थे सब। 13 संघर्ष हुए। मैं आपको क्रमवार नाम तो नहीं बता पाऊंगा, मगर 13 खूनी संघर्ष हुए, इतिहास में दर्ज है ना। और वो किताब एक गणपत लाल साव, या हाँ गणपत लाल साव जी ने लिखा था, बस्तर का खूनी इतिहास या खूनी संग्राम, ऐसे। वो बैन भी हो गई वो किताब। इस तरीके से मैं, लेकिन एक भारतीय के रूप में, एक छत्तीसगढ़िया के रूप में, एक शहरी आबादी के रूप में हम आएंगे और जाएंगे, और आएंगे जाएंगे तभी जब ये उसी हाल में, उसी परिस्थिति में रहेगा। आज आकर्षण बस्तर का विश्व भर में है। वो क्या देखने आते हैं? उसी संस्कृति को देखने आते हैं, लेकिन उस संस्कृति को कैसे बचा के रखा जाए, ये हम सब की जवाबदारी है। सरकार की भी उतनी है, सिस्टम की भी उतनी है। ये तो भोले भाले लोग हैं, लेकिन हम सब का फर्ज है कि हम सब उस दिशा में अपने अपने योगदान जहाँ है वहाँ दें। मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें जी। पहले लोग यहाँ आदिवासियों के संस्कृति को नहीं, उनके उगड़े बदन को देखने आते थे। जी। वो उसी चीज ने विद्रूप कर दिया यहाँ के संस्कृति को। जी। हाँ, ये लोग वेरियर एल्विन को पढ़ते थे और ये सोचते थे कि वहाँ के लोग तो सब नंगे रहते हैं, और उसी को देखने आते थे। हमारे लोग भी, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो बस्तर के बाहर के विद्वान लोग भी थे, तो वो यही आते थे कि ये सब, और उसी से ये भ्रांतियां फैली कि दुनिया भर के ये गुटुल तो नाइट क्लब है और यहाँ पर ये होता है वो होता है। और अब बाहर से लोग क्या देखने आएंगे आदिवासी को? अब नई दृष्टि क्या होनी चाहिए? हाँ, क्या दृष्टि? अब क्या होगी नई दृष्टि ये अशांति के माहौल के खत्म होने के बाद? और इनके नाच गाने को इनकी संस्कृति समझा जा रहा है ना। जैसे वो आते हैं तो यहाँ गांव वाले भी आजकल होशियार हो गए हैं, श्रृंगार करते हैं, नाचते गाते हैं, उनसे पैसा ले लेते हैं। तो ये तो संस्कृति नहीं है ना। संस्कृति तो सीधा वही है जो मूल रूप में है, मूल रूप में है उसको, और अवसरों पर है अलग अलग। हाँ। उस अवसरों को एक भले आप इवेंट का माध्यम जाए, लेकिन उसके लिए सरकार की भी उतनी भी भूमिका होनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ उनके अक्षुण्ण रहते हुए इस जगह को बचाया जाए, इस जल को, इस जंगल के जमीन को। जब तक ये चीज़ें नहीं रहेंगी और सुरक्षित नहीं रहेंगी, तब तक हम लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र नहीं रहेगा। पर्यटन बढ़ रहा है, होटल खोल रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, लेकिन हम वही देखने आएंगे। अगर यहाँ के प्रकृति को देखने आएंगे तो उस बीच हम इस पर्यटन की इस दौर में बस्तर को भी आर्थिक लाभ होना चाहिए, यहाँ के लोगों को रोजगार होना चाहिए, तभी यहाँ के लोगों को इस पर्यटन का ये दिल से स्वागत करेंगे। तो दोस्तों, हमने बहुत सारी जानकारी आपसे ली। छोटी सी मुलाकात बड़ी लंबी भी हो गई, आपका कीमती समय लिया। तो दोस्तों, एक नई उम्मीद, नई आशा के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।
अगला वीडियो जरूर देखें। अभी हम बस्तर ही घूम रहे हैं।